नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जीएस ग्लोबल चैनल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। आज हम आप लोगों के साथ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे और ये बायोलॉजी आपके सभी एग्जाम्स में, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अन्य कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका जो वीडियो है वो आपको रोज मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आप लोगों के साथ बायोलॉजी का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो भैया बायोलॉजी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। हम लोग जीव विज्ञान का हमारा ये फर्स्ट क्लास है। आपको पूरा बायोलॉजी विधिवत तरीके से हमने आपको सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम बायोलॉजी के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? याद रखना, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है बायोलॉजी। याद रखिएगा, जो बायोलॉजी टर्म है, ये बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया? बायोलॉजी शब्द गिवन बाय, याद रखना बायोलॉजी शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविनियस के द्वारा दिया गया था। लेमार्क एवं ट्रेविनियस, लेमार्क एवं ट्रेविनियस। बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविनियस। बायोलॉजी जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविनियस के द्वारा दिया गया। जो बायोलॉजी टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो मीन्स क्या होता है? तो बायो मीन्स होता है लिविंग, यानी कि सजीव, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। टू स्टडी। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी किसका विज्ञान है? बायोलॉजी किसका अध्ययन है? जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। लिविंग्स का मतलब होता है जीवधारी, और लिविंग्स जो होते हैं, जो सजीव होते हैं, सजीव की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किसको हम सजीव कह सकते हैं? मित्रों, इस बात को आप याद रखिएगा, सजीवों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो जीवधारियों की विशेषताएं क्या होती हैं भाई? नंबर 1,
जीवधारियों का न्यूट्रिशन होता है, जीवधारियों में पोषण होता है, जीवधारियों में रेस्पायरेशन होता है, जीवधारियों में श्वसन होता है, जीवधारियों में डाइजेशन होता है, जीवधारियों में डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और जीवधारियों में क्या होता है? जीवधारियों में एक्सक्रिएशन होता है, उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, उत्सर्जन होता है, ग्रोथ होती है। नंबर 5, जीवधारियों में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। जीवधारी प्रजनन करते हैं, जीवधारियों में रिप्रोडक्शन होता है, जीवधारियों में रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। इतनी क्वालिटी में से, इतनी विशेषताओं में से अगर 3 से 4 विशेषताएं भी अगर किसी सजीव के पास हैं तो उसे हम जीवधारी कह सकते हैं, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ऐसी उसको हम जीवधारी कह सकते हैं, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक बात हम और करते हैं, यहां पर फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है मित्रों? फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो मित्रों याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को। अरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। इस बात को आप लोग याद रखना। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विधिवत तरीके से आप नोट बनाइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया। बायोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? तो बायो प्लस लॉजी से मिलकर के बना है। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग, जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। लिविंग्स की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जीवधारियों की विशेषताएं क्या हैं? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जीवधारियों की विशेषताएं क्या हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम इसको हटाते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो मेनली आप लोगों को पता होगा जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है बॉटनी
और दूसरी शाखा का नाम है जूलॉजी। एक शाखा का नाम है बॉटनी और दूसरी शाखा का नाम है जूलॉजी। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचें हैं, यानी कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचें हैं। बायोलॉजी की अप्रत्यक्ष रूप से कितनी ब्रांचें हैं तो 50 प्लस, यानी कि 50 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। 50 से भी ज्यादा शाखाएं हैं बायोलॉजी की, 50 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। आपने देखा होगा हमारे बॉडी में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। मस्तिष्क का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी, फेफड़ों का अध्ययन करना पुल्मोनोलॉजी, हार्ट का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी, रक्त का अध्ययन करना हेमाटोलॉजी। इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं, 50 से भी ज्यादा शाखाएं बायोलॉजी की हैं। हम लोग बात करते हैं मुख्य 2 शाखाओं की, और मुख्य 2 शाखाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी की। तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? तो बॉटनी का जो जनक है वो है थियोफ्रास्टस। कौन है भाई? याद रखिएगा, थियोफ्रास्टस। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस को बॉटनी का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम बुक में इन्होंने क्या किया था? तो मित्रों, इस बुक में इन्होंने 500 प्लस जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके नाम दिए थे। और उनके कैसे नाम दिए थे? तो उनके साइंटिफिक नाम दिए थे, उनके वैज्ञानिक नाम दिए थे। इस बात को आप लोग याद रखना। 500 से ज्यादा पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दिए, जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। यही कारण है कि इनको बॉटनी का फादर कह दिया गया, फादर ऑफ बॉटनी कह दिया गया। इसी प्रकार से जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? तो याद रखना, जूलॉजी का फादर कहा जाता है अरस्तु को, अरिस्टोटल को कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अरस्तु ने भी एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था, इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई, और इस किताब का नाम क्या था? इस बुक का नाम क्या था? तो इस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया पुस्तक में इन्होंने 500 प्लस 500 से ज्यादा जो जंतु थे, जंतुओं के क्या दिए? वैज्ञानिक नाम दिए, साइंटिफिक नाम दिए। यही कारण है कि इनको भी क्या कह दिया गया? इनको भी कह दिया गया फादर ऑफ जूलॉजी। याद रखना, जंतु विज्ञान का पिता किसको कह दिया गया? तो जंतु विज्ञान का पिता कह दिया गया अरस्तु को। एक बात आप लोग और याद रखना कि भाई इनमें दोनों में बड़ा काम किसका है भाई? तो बड़ा काम था अरस्तु का, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल दिया गया। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल दिया गया। जैसा कि हमने आप लोगों के साथ एक बात पहले से बताई हुई थी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा साइटोलॉजी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी।
चैप्टर का नाम है कोशिका विज्ञान। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो सर्वप्रथम हम लोग साइटोलॉजी के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो पहला पॉइंट, टू स्टडी अबाउट सेल, टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मनोविज्ञान, जीव विज्ञान का, कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का फादर किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो आप लोग याद रखना, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। जो साइटोलॉजी जो शब्द है, साइटोलॉजी जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, साइटोलॉजी टर्म दिया गया था हर्टबिंग के द्वारा। ये जो टर्म है साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हर्टबिंग के द्वारा दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखना। इसके अलावा आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक याद रखना, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन महोदय को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन महोदय को। और भारत में कोशिका विज्ञान का फादर किसको कहा जाता है? भारत में कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है A.K. शर्मा को। किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा को कहा जाता है। कोशिका आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोशिका आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है H.J. मूलर को। H.J. मूलर को कहा जाता है कोशिका आनुवंशिकी का जनक। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। देखिए भाई, जो सेल होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मित्रों, जो सेल है, जो सेल है, जो कोशिका है, सेल है क्या? तो आप लोग याद रखना, कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की आधारभूत
कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक। तो वो कोई कार्य कौन करता है? तो कोई कार्य करता है किसी ऑर्गन की सेल। स्ट्रक्चरल, उसकी जो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, उसकी संरचना के पीछे किसका हाथ है? तो उसकी संरचना के पीछे कोशिका का हाथ है, उसकी संरचना के पीछे सेल का हाथ है ना। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी या आधारभूत, है ना, आधारभूत। तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। हमारे बॉडी में कितने सेल होते हैं? तो हमारी बॉडी में असंख्य सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। सेल, कई सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। कई सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। कई सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। कई सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं जब एक सुंदर काय शरीर का निर्माण होता है। तो इस बात को भी आप लोगों को जहन में रखना है, इस बात को भी आप लोगों को भूलना नहीं है ना। तो जो कोशिका है वो जीवन की आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इस डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जैसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। हम लोग बात करते हैं अब कोशिका सिद्धांत की। हम लोग बात करते हैं अब कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, सबसे पहले तो आपको पता होगा सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्वानसन एंड शॉन। सेल थ्योरी किसने दी? तो लिख लो सेल्डन और शॉन ने दी। किसने दी? तो लिख लो सेल्डन, सेल्डन एवं शॉन। तो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सेल्डन और शॉन। तो कोशिका सिद्धांत
किसने दिया? तो सेल्डन एवं शॉन ने दिया। कोश का सिद्धांत है क्या? इस चीज को समझो आप। कोश का सिद्धांत के में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये दिया गया है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर, प्रत्येक जीवधारी का शरीर, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल और प्रोडक्ट बाय सेल। प्रत्येक जीवधारी का शरीर या तो कोशिका से मिलकर बना है या कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना है। इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी भाई? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? तो आप याद रखिएगा, वो डेड सेल थी। कैसी डेड सेल थी? डेड, यानी कि वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और इस मृत कोशिका को इन्होंने कहां खोजा था? तो आप याद रखना, उसको कॉर्क टिश्यू में खोजा था। कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू कहें तो पेड़ की छाल में खोजा था। जो पेड़ की छाल होती है उसमें इसको खोजा था। आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये डेड सेल थी तो पहला लिविंग सेल किसने खोजा? तो आप याद रखिएगा, पहला लिविंग सेल किसने खोजा? लिविंग सेल, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आप याद रखना, जीवित कोशिका की खोज की थी किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज कहां की थी? तो यह भी आप याद रखना, इसकी खोज की थी प्याज की कोशिका में, ओनियन सेल में। और ओनियन सेल कैसा सेल था? तो आप याद रखना, यह पादप कोशिका थी। तो लिविंग में पहले कौन खोजा गया? तो भैया लिविंग में पहले खोजा गया प्लांट सेल। और अगर हम यहां पर जंतु कोशिका की बात करें कि जीवित जंतु कोशिका किसने खोजी? तो जीवित जंतु कोशिका भी किसने खोजी? जीवित जंतु कोशिका भी खोजी एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने जीवित जंतु कोशिका की खोज की। और किसमें खोज की? तो यह भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि दांत की कोशिका, जो टीथ सेल होते हैं, जो दांत की कोशिका होती है, उसमें पहली जंतु कोशिका की खोज की। ये जंतु कोशिका है जीवित जंतु कोशिका, और इसको दांत की कोशिका में खोजा गया। किसने खोजा? तो एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी? संसार में सबसे बड़ी कोशिका, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो मित्रों याद रखना, संसार में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। आप लोगों को पता होगा शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय होता है और वो बहुत बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच एग। याद रखना कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। यहां पर यदि हम आपसे पूछ दें कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो याद रखना संसार में सबसे छोटी कोशिका, संसार में सबसे छोटी कोशिका। तो मित्रों याद रखना संसार में सबसे छोटी जो कोशिका है वो है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें तो भाई लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो आप याद रखना मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओव्यूम, जिसको हम कहते हैं अंडाणु। मनुष्य के बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होता है। और अगर यहीं पर हम पूछ दें कि लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ये तो भैया हो गई बड़ी कोशिका। और अगर यहीं पर अगर लंबी कोशिका याद पूछ दें तब आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और अगर हम यहीं पर पूछ दें कि मनुष्य के शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तब आपका आंसर हो जाएगा स्पर्म। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? तो स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु। और शुक्राणु से बड़ा कौन होता है?
तो शुक्राणु से बड़ा होता है आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। इतनी चीजें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के अंगों के बारे में। तो जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।